चलिए, सबसे पहले चीज़ें हैं, देखिए यहाँ सबसे पहले चीज़ें हैं, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि स्तनपान के लाभ और स्तनपान के हानियाँ बताएं, यानी स्तनपान के लाभ और कठिनाइयाँ बताएं। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और कभी कभी पूछ सकता है कि स्तनपान को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्तनपान के लाभ पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन होगा शॉर्ट में, या फिर आपसे अगर कठिनाई पूछा जाएगा तो कठिनाई होगा एक क्वेश्चन, ठीक है। अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो फिर एक क्वेश्चन कंप्लीट पूछा जाएगा। तो चलिए हम कंप्लीट ही देखेंगे, ताकि दोनों अगर कठिनाई और लाभ दोनों पूछे तो आप बता सके, ठीक है। सबसे पहले चीज़ें हैं, ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है, ये चीज़ को समझिए। स्तनपान, स्तनपान एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। स्तनपान क्या है? यह एक प्राकृतिक पोषण है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। माँ का दूध बच्चे के लिए आदर्श व परिपूर्ण स्थिति में होता है, चाहे माँ बीमार, गर्भवती, मेंस्ट्रुएटिंग अथवा कुपोषित ही क्यों न हो। देखिए, माँ चाहे जिस भी अवस्था में क्यों न हो, चाहे वह बीमार ही क्यों न हो, गर्भवती ही क्यों न हो, ठीक है, या फिर मेंस्ट्रुएटिंग क्यों न हो, कुपोषित ही, माल न्यूट्रिशन ही क्यों न हो, लेकिन इनका जो मिल्क होता है, दूध होता है, वह बच्चे के लिए आदर्श और परिपूर्ण होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे को हर एक जो है चीज़ें माँ के दूध से मिल पाता है, और यह एक प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस होता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, अब इसके अनगिनत लाभ में बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन इसमें कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। इंग्लिश इस सारे कंप्लीट क्वेश्चन के नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। माँ के दूध में वे सभी पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे को 6 माह की उम्र तक आवश्यक होते हैं। ये सभी पोषक तत्व शीघ्र व आसानी से पच जाते हैं। देखिए, माँ के जो दूध होता है, चूँकि जो 6 मंथ तक बच्चा होता है वह 6 मंथ तक कुछ नहीं लेता है, सिर्फ माँ के दूध पे ही डिपेंड रहता है। तो और शरीर के लिए हर एक चीज़ चाहिए, जल भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। तो एक माँ के दूध में हर एक चीज़ रहता है, जिससे बच्चे को क्या होता है, जो 6 माह के उम्र तक आवश्यक होता है, वो सारे पोषक तत्व माँ के दूध से मिलते हैं, और यह सभी के सभी आसानी से और जल्दी से पचने वाला होता है, ठीक है। तो ये समझ गए। दूसरा है, माँ के दूध में प्रोटीन व वसा की सही मात्रा में सर्वोपयुक्त रूप में होता है। जो माँ के दूध होता है, स्तनपान जो होता है, उसमें जो कराने पर माँ के दूध में क्या होता है कि एक प्रोटीन और वसा सही मात्रा में होता है, जो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तीसरा देखिएगा, लैक्टोज शर्करा अन्य प्रकार के दूधों से बच्चों की आवश्यकता अनुसार अधिक पाई जाती है, जो अतिरिक्त विटामिन संश्लेषण में काम आती है। देखिए, माँ के दूध में लैक्टोज शर्करा अन्य प्रकार के दूधों से बच्चे की आवश्यकता अनुसार अधिक पाई जाती है। मतलब जो अन्य प्रकार के दूध होता है जो बाज़ार में मिलता है, उससे कहीं भी जो है ज़्यादा जो है लैक्टोज और शर्करा माँ के दूध में होता है, जो आवश्यकता अनुसार चाहिए। अब ये क्या करता है, तो ये विटामिन सिंथेसिस संश्लेषण में काम करता है, कौन? लैक्टोज और शर्करा, ठीक है। चौथा देखिएगा, इसमें पर्याप्त विटामिन्स होते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो बच्चे को शुरुआती 6 महीने में माँ के दूध से मिलता है, जो वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही भूमिका निभाता है, ठीक है। पांचवा है, इसमें पर्याप्त मात्रा में जल भी पाया जाता है। माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में जल भी होता है, जो तेज गर्मी और शुष्क मतलब ड्राई सीजन से प्रथम 6 माह में बच्चों के ऊपर जो है बचाता है, जिसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। माँ के दूध में इतना पानी होता है, इतना जल होता है कि वह तेज़ गर्मी और शुष्क मौसम में भी जो है बिना पानी के सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध से रह लेता है, ठीक है ना। यह जल कहाँ से मिलता है? माँ के दूध से। छठा है, इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन अर्थात लौह तत्व पाया जाता है। फलतः स्तनपायी बच्चों में लौह न्यूनता एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं पाया जाता है। माँ के स्तनपान दूध में जो है इतना पर्याप्त मात्रा में आयरन लौह तत्व पाया जाता है, जो बच्चे को जो है आयरन डिफिशियंसी मतलब आयरन की कमी से जो लौह न्यूनता होता है, रक्त न्यूनता होता है, वो नहीं पाया जाता है बच्चे में, क्योंकि माँ के दूध में ही आयरन जो है उपयुक्त मात्रा में पाया जाता है ना। नेक्स्ट है सातवां, माँ के दूध में विशिष्ट पाचक एंजाइम होते हैं, जो बच्चे को दूध को या कोई भी चीज़ को आसानी से पचा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है 8वां पॉइंट देखिएगा, स्तनपान से माँ व बच्चे में घनिष्ठ शारीरिक भावनात्मक संबंध स्थापित होता है, जो माँ में संतुष्टि एवं बच्चे की स्वास्थ्य वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। देखिए, अब स्तनपान कराने से जो माँ और जो बच्चे के बीच संबंध होता है, जो प्यार होता है, वह बढ़ता है, घनिष्ठ होता है, शारीरिक और इमोशनल भावनात्मक संबंध बढ़ता है, जिससे माँ भी संतुष्ट होती है और बच्चे के स्वास्थ्य में और वृद्धि में आवश्यक भी होता है, ठीक है। तो इससे माँ और बच्चे दोनों को जो है कारगर और लाभदायक और
काम के लिए होता है, ठीक है, बेनिफिट मिलता है। 9वां पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, माँ का दूध शिशु को उचित तापमान पर ताज़ा, स्वच्छ व जीवाणु रहित अवस्था में मिलता है। चूँकि यह सीधे शिशु के मुख में जाता है, अतः यह बच्चे कम बीमार होते हैं। अब अगर बाहरी दूध अगर आप कोई पिलाते हैं तो पहले उसको मिलाएंगे, उसको बहुत प्रोसेस करना पड़ता है, तो उसमें संक्रमण होने का खतरा रह सकता है। लेकिन जो माँ का दूध होता है वह डायरेक्ट माँ के निपल से निकलकर बच्चे के मुंह में जाता है, तो इसमें कोई थर्ड वे रहता नहीं है, थर्ड रास्ता रहता नहीं है जिससे संक्रमण हो सके। तो ये संक्रमण और यानी बीमारी से भी बचता है बच्चा यहाँ पे। और साथ में माँ का जो दूध होता है इसको कोई गर्म करने का या स्वच्छ करने का जो है बात ही नहीं होता है, क्योंकि जो आवश्यक तापमान बच्चे को चाहिए जितना, और जो स्वच्छ चाहिए, जो जीवाणु रहित चाहिए, वह मिल जाता है माँ के दूध से, ठीक है। चलिए, माँ का दूध तैयार करने के लिए कोई भी श्रम, ईंधन और समय की आवश्यकता नहीं होती है। माँ के दूध के लिए क्या कोई ईंधन की आवश्यकता पड़ती है? अब जैसे आप अगर बाहरी दूध देंगे तो उसे गर्म करेंगे पहले, तो उसके लिए आपको गैस का, ईंधन का जरूरी पड़ेगा, समय लगेगा। लेकिन माँ के दूध में ऐसा कुछ नहीं है, न श्रम ईंधन लगेगा और न ही समय की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, जब बच्चे का ज़रूरत हो माँ स्तनपान करा लेती है। नेक्स्ट है, माँ के दूध में संक्रमण रोधी एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर पाए जाते हैं जो बच्चों को संक्रमण से रक्षा करते हैं। साथियों, माँ के दूध जो होता है बहुत ही, यह जो है इम्यूनिटी बूस्टर होता है। यह एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स के रूप में भी काम करता है, जो संक्रमण रोधी जो भी कारक होते हैं जिससे संक्रमण हो सकता है, वह उससे जो है बच्चे को बचाने का काम माँ का दूध करता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हो गया। ये प्रथम दूध यानी कोलेस्ट्रॉम में अधिक पाया जाता है। जो माँ का प्रथम दूध होता है कोलेस्ट्रॉम, इसमें बहुत ज़्यादा जो है एंटीबॉडी और श्वेत रक्त कणिकाओं का एंटीबॉडी और लाइसोजाइम पाया जाता है, जो सूक्ष्म जीवों को प्रवेश को नष्ट करता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। 12 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे देखिएगा, माँ के दूध में एक विशिष्ट पदार्थ बाइफिडस फैक्टर पाया जाता है। सीधा याद रखिए कि माँ के दूध में एक बाइफिडस फैक्टर पाया जाता है जो बच्चों के आंत में लैक्टोबैसिलस बाइफिडस बैक्टीरिया को वृद्धि को प्रेरित करता है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, तो यह बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड होता है इसके उत्पादन कर आंतों में अन्न जैसे अतिसार व अन्य जीवाणु जैसे ई कोली के वृद्धि को रोकता है और शर्करा पाचन में भी मदद करता है। सीधा तौर पे कहा जाए तो माँ के दूध में बाइफिडस फैक्टर पाया जाता है जो लैक्टोबैसिलस बाइफिडस बैक्टीरिया को वृद्धि को रोकता है। वृद्धि कैसे रोकता है, तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और यह आंत में होने वाले अतिसार या ई कोली जैसे जीवाणुओं को रोकता है, ठीक है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। 13 नंबर का देखिएगा, इसमें लैक्टोफेरिन पाए जाते हैं जो आयरन को बांधकर हानिकारक जीवाणु को वृद्धि को रोकता है। अब माँ के दूध में लैक्टोफेरिन पाया जाता है जो आयरन को अपने अंदर जो है क्या करता है, जो आयरन को बांधकर और हानिकारक जो भी जीवाणु है उसके वृद्धि को जो है रोकता है, ठीक है। 14 नंबर का देखिएगा, स्तनपायी बच्चे उपयुक्त प्रतिरक्षक कारकों के कारण दस्त, श्वसन संक्रमण, मध्यकांसोर्थ बच्चों की तुलना में कम शिकार होते हैं तथा संक्रमण का शिकार होने पर यह शीघ्र पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। अब आप लोग को पता होगा कि जो छोटे शिशु होते हैं वह 4-5 साल के बच्चे की तुलना में संक्रमण होगा भी तो जल्दी स्वस्थ हो जाता है, लेकिन ऐसे बच्चे में प्रतिरक्षा कारक या दस्त या श्वसन संक्रमण या मध्यकांसोर्थ जो है वह जो है बोतल फीडिंग जो करता है, बोतल से जो लेने वाला बच्चा, देखिए एक स्तनपान जो माँ के दूध लेता हो और एक वहीं पर शिशु हो जो बोतल से लेता हो, बोतल से फीडिंग करता हो, तो दोनों में आकाश पाताल के अंतर होगा। जो माँ के दूध लेगा उसके अंदर बीमारी कम होगा, नहीं होगा, वह मानसिक रूप से मजबूत होगा। वहीं पे जो बोतल फीडिंग कराती होगी माँ, जो बोतल से दूध पिलाती होगी अपना दूध ना पिला के, तो उसका बच्चा ऑटोमेटिक कमज़ोर होगा, बहुत सारे बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो यही जो चीज़ें हैं लाभ और हानि है, ठीक है। नेक्स्ट है 15 पॉइंट देखिएगा, स्तनपान के प्रसवों उपरांत होने वाला स्राव जल्दी रुकता है जिससे माता में गर्भाशय प्रत्यावर्तन शीघ्र होता है व माता को समान संदर्भ पुनः प्राप्त होता है। साथियों, जो स्तनपान कराती है महिला, उसका प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होता है वह जल्दी रुक जाता है। जो महिलाएं नहीं कराती है स्तनपान, उसका ब्लीडिंग जो है, रक्तस्राव जो है देरी से रुकता है और ब्लीडिंग ज़्यादा होने से उसके शरीर का जो रौनक, जो सौंदर्य होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो महिला स्तनपान कराती है उसका ब्लीडिंग जल्दी रुक जाता है, रक्तस्राव, जिससे उसका सौंदर्य, ब्यूटी जो है पुनः जल्दी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चूँकि जानते हैं ब्लीडिंग होने से शरीर का रौनक गायब हो ही जाता है, ठीक है ना।
16 नंबर देखते हैं, स्तनपायी महिलाओं में, ठीक है, स्तन व अंडाशय कैंसर की जो है संभावना कम रहती है। जो महिला स्तनपान कराती है, एक तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्तन कैंसर होने का खतरा कम रहता है, ठीक है, और एक अंडाशय कैंसर भी, ओवरी कैंसर भी होने का खतरा कम रहता है, ठीक है, और जो नहीं कराती है उनको ये सब खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है। और 17 है और आखिरी नंबर का है, यह प्राकृतिक गर्भ निरोधक का उपाय है जिससे हम लोग लैक्टोसनल एमनोरिया लैम्प बोलते हैं, ठीक है। यह जो है प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोधक का भी काम करता है। चीज़ों को समझ गए। ये मैंने 17 पॉइंट आपको बता दिया। 17 में आपको जितना याद हो, 17 को 20 भी बना सकते हैं और 17 को आप 10 भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। समझ गए चीज़ को। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश इसका दिया गया है, इंग्लिश वाली इंग्लिश में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा एक बार वीडियो को देखकर समझ लीजिए, फिर PDF पढ़िएगा तो उसका मज़ा आपको अलग आएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि बैरियर इन ब्रेस्ट फीडिंग, यानी ब्रेस्ट फीडिंग में बाधा या फिर ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या कठिनाई होती है, समस्या होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं साथियों, स्तनपान के शुरुआती दिनों में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए जब स्तनपान शुरू होता है ना, तो वहाँ पे कई प्रकार का सामना कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम जब डिलीवरी होने के बाद बच्चे को जब दूध पिलाना होता है तो उस समय बहुत सारे दूध जो है इकट्ठा रहते हैं स्तन में, तो इस प्रकार से जो है वहाँ पे पेन दर्द हो सकता है, ठीक है, वो टाइट हो सकता है स्तन, ठीक है, तो बहुत सारे दिक्कत हो सकता है, दर्द हो सकता है। तो यही है कि स्तनपान के शुरुआती दिनों में कई प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर प्रथम बार स्तनपान कराने वाली माताओं में कुछ मुख्य कठिनाई निम्न प्रकार होती हैं, जिन्हें नर्स का व्यावसायिक सलाह से अधिकांश को हल किया जा सकता है। साथियों स्तनपान शुरुआती समय में बहुत कठिनाई होता है, खासकर उनको बहुत कठिनाई होता है जो प्रथम बार जो है अपना स्तनपान कराने की सोच रही है, पहले कभी जो है बच्चे को जन्म नहीं दी है तो स्तनपान नहीं कराई होगी, तो अगर प्रथम बार वो कराने के लिए उसको हो रहा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है, ज़्यादा कठिनाई होती है, जो निम्न प्रकार है। अब इन जो भी कठिनाई होगा इसको नर्स के प्रोफेशनल सजेशन सलाह से, व्यावसायिक सलाह से वह अधिकांश को हल किया जा सकता है। कोई भी समस्या होगा तो उसके अधिकांश समस्याओं को नर्स के सलाह से ठीक किया जा सकता है स्तनपान की, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। प्रथम पॉइंट है यहाँ पे प्रारंभिक स्तन समस्या, प्रारंभिक ईयरली, ठीक है ना, अर्ली बेस्ट इंगोर्जमेंट, ठीक है, अर्ली ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट होता है कि प्रारंभिक स्तन से जुड़ी हुई समस्या। पहला पॉइंट यही है। प्रसव के कुछ समय बाद स्तन भरा हुआ महसूस होता है तथा स्तन कठोर हो जाते हैं व दर्द होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में स्तन की अतिरिक्त दूध को निकाल देना चाहिए। बाद में जब बच्चा आराम से चूसन करने लगते हैं तो यह समस्या समाप्त हो जाती है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट है कि प्रारंभिक स्तन समस्या मतलब प्रारंभिक स्तन से जुड़ी हुई समस्या, अर्ली ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट। अगर यह चीज़ें प्रसव की डिलीवरी के कुछ समय बाद अगर स्तनपान कराने जा रही है कोई महिला, तो उसको स्तन पूरा भरा हुआ महसूस होगा और टाइटनेस होगा, कठोर होगा, तो इस कारण से उसको दर्द हो सकता है, बच्चे को चूसन करेगा तो दर्द हो सकता है। तो इस स्थिति में जो भी उसमें अतिरिक्त दूध भरा हुआ है उसको जो है निकाल देनी चाहिए, ठीक है, ताकि रिलैक्स मिले, टाइटनेस ख़त्म हो, कठोरता ख़त्म हो, जिससे क्या हो कि आराम मिल सके और आराम मिलने के बाद जो है बच्चे को चूसन कराया जा सके और बच्चा भी आराम से आराम मिलने के बाद चूसन कर सकता है, तो यह समस्या समाप्त हो जाती है। तो प्रारंभिक स्तन से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है तो प्रथम समस्या यही होता है कि टाइटनेस हो जाता है, कठोर हो जाता है, दर्द होने लगता है और भरा हुआ महसूस होता है स्तन, ठीक है। तो पहला प्रारंभिक स्तन समस्या समाप्त हो गया। दूसरा समस्या जो हो सकता है सपाट चुचक फ्लैट निपल, ठीक है। अब फ्लैट निपल का मतलब है कि जैसे ये आपका ब्रेस्ट है, ठीक है, इसमें एक निपल होता है, ठीक है, ये निपल होता है। अब मान गए निपल अगर थोड़ा सा उभरा हुआ है तो ठीक है, आसानी से बच्चा उसको अपने जो है चूसक करने लगेगा, सक्शन करने लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर यह फ्लैट है, इसमें ब्रेस्ट के साथ चिपका हुआ है तो फिर दिक्कत होगा बच्चे को भी, समझ गए ना। तो फ्लैट यानी सपाट अगर चुचक होगा, निपल होगा तो दिक्कत होगा, समस्या आएगा। स्तनपान ठीक प्रकार से करने के लिए चुच्चा को सीधा रखना चाहिए, यानी फ्लैट नहीं रख के एक्सटेंड रखना चाहिए, ठीक है। बच्चे को सावधानी से स्तन पर लगाना चाहिए, जो बच्चा हो उसको सावधानी पूर्वक स्तन पर लगाना चाहिए, उसके मुंह को। यदि बच्चा, ठीक है, दूध चूसने में असमर्थ हो तो निपल शील्ड का प्रयोग करके दूध निकाल देना चाहिए, ठीक है।
अगर बच्चा दूध को सक्शन करने में असमर्थ हो तो निपल सीड होता है, जिसके द्वारा जो है मिल्क को निकाल दिया जाता है ब्रेस्ट से। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। स्तन को मुलायम रखने के लिए दूध को निकाल देना चाहिए। अगर आपका बच्चा फ्लैट है, आपका स्तन फ्लैट है या किसी का भी स्तन अगर फ्लैट है और उस कंडीशन में वह ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही है, तो उसमें मिल्क को स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे समस्या हो सकता है। ठीक है, बच्चा को भी समस्या होगा क्योंकि उसको बाद में स्टोर दूध नहीं मिलेगा और महिला को भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए मुलायम रखना चाहिए और दूध निकाल देना चाहिए। अगर दूध निकालना है तो निपल सीड का प्रयोग करना चाहिए। ब्रेस्ट को बच्चे को सावधानी से लगाना चाहिए। ठीक है, स्तनपान ठीक प्रकार से करने के लिए चूचक निपल को सीधा रखनी चाहिए। तो ये जो है दूसरा समस्या फ्लैट निपल का होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा, यहाँ पे सोर निपल है। ठीक है, मतलब दर्द युक्त सोर निपल का मतलब होता है कि घाव वाला निपल। ठीक है ना, घाव वाला। बच्चे द्वारा सही स्थिति में स्तनपान नहीं करने से चूचक छिल जाते हैं, जिससे उनमें तीव्र दर्द होता है। यह निम्न कारणों से होता है। अगर दर्द युक्त, ठीक है ना, सोर निपल दर्द युक्त चूचक, अगर बच्चा स्तनपान सही से नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसके जो निपल होंगे वो छिल जाते हैं और इस कंडीशन में तीव्र दर्द होता है, एक्यूट पेन होता है, जो निम्न कारणों से होता है। तो कौन कौन से कारण हैं, चलिए देखते हैं। पहला देखिएगा, फॉल्टी सक्सिंग टेक्निक, मतलब दोषपूर्ण चूसन तकनीक, मतलब गलत तरीके से जो है बच्चे को निपल जो है चूसने का तकनीक है। चपटा फ्लैट निपल, ठीक है, भरे हुए इनगोर्मेट ब्रेस्ट, भरे हुए। उसके बाद है दोषपूर्ण अवस्था में चूसन, मतलब सक्सिंग इन ए बैड पोजीशन में। उसके बाद है फिशर ऑफ द निपल, मतलब उस पर जो है दरारें पड़ना यानी फटना निपल पे, ये भी एक समस्या बन सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा तीसरा पॉइंट जो था वो आपका था कि सोर निपल। सोर मतलब होता है दर्दयुक्त या घाव वाला। ठीक है, तो ये कब होता है, जब सही स्थिति में या फिर सही तरीके से नहीं किया जाए, नहीं निपल पकड़ा जाए, तो उसमें क्या होता है, आपके छिल जाते हैं, घाव हो जाते हैं, जिससे तीव्र दर्द होता है। और यह सब निम्न कारण से हो सकता है। तो यहाँ पे कारण दिया गया है, देख लीजिए। फ्लैट हो सकता है, भरे हुए हो सकते हैं, दोषपूर्ण तरीके हो सकते हैं। ठीक है, और पोजीशन गलत हो सकता है। ठीक है, और उस पर फीसर हो सकता है। ये सब के सब फीसर पर ब्रेस्ट पर प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण से कठिनाई हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग में। ठीक है, चलिए चौथा यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि मनोवैज्ञानिक कारण, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। स्तनपान कराने में कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। स्तनपान कराने में मनोवैज्ञानिक कैसे आपको कठिनाई होता है, देख लीजिए। तीव्र दर्द होना, स्ट्रॉन्ग पेन, अगर आपके बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से इच्छा नहीं करता है स्तनपान कराने का, तो यह एक कारण होता है। गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होने से साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है फीमेल पर और वह स्तनपान कराना नहीं चाहती है, कठिनाई होती है उसको गुस्सा होने पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अचानक सदमा आना, अगर अचानक से शौक लगता है तो जाहिर सी बातें हैं, साइकोलॉजिकल मतलब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, तो वह बच्चे को पहचानने से मना भी कर सकती है और ब्रेस्ट फीडिंग तो दूर की बात है। निरंतर घबराहट और चिंता भी एक कठिनाई बनता है ब्रेस्ट फीडिंग का, तो साइकोलॉजिकल कारण भी जो है ब्रेस्ट फीडिंग का कठिनाई होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लिए कि क्या क्या कारण जो है साइकोलॉजिकल में हो सकता है। तीव्र दर्द, स्ट्रॉन्ग पेन, गुस्सा आना, अचानक सदमा आना, निरंतर घबराहट और चिंता, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल जो है कॉज होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। ठीक है, पाँचवा में कुछ अन्य समस्या हो सकता है जिसके कारण जो है कठिनाई होगा ब्रेस्ट फीडिंग में, जैसे दूध की मात्रा अधिक व तीव्रता से बनना। अगर कोई ऐसे फीमेल होता है जिसको बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है, बनता है और वह जो है अधिक हो जाता है, ठीक है, तो ये भी एक कठिनाई का ही बात है, ज़्यादा बनना। ठीक है, उसके बाद शिशु को सक्शन में मुश्किल होना, अगर बच्चे को चूसन में यानी सक्शन करने में निपल को दिक्कत आ रहा है तो ये भी एक समस्या बन सकता है। ठीक है, नियोनेंटल जो रिफ्लेक्सेज है, शिशु में कौन कौन से प्रतिवर्त देखने को मिलते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, प्रतिवर्त मतलब कहा जाए तो बच्चे का हंसना, बोलना, पैर हाथ चलाना, गर्दन इधर से उधर करना, ये सब प्रतिवर्त में ही आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कुल मिलाकर 9 प्रतिवर्त है, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके एग्जाम में पूछेगा कि वृद्धि और विकास क्या है और बस शिशु में होने वाले प्रतिवर्त को बताए, 5 नंबर में भी पूछ देगा। तो चलिए देखिए,
नवजात शिशु जो नियोनेंटल होते हैं, जो नवजात होते हैं, उसमें मुख्यतः निम्नलिखित प्रतिवर्त होते हैं। कौन कौन प्रतिवर्त होते हैं देख लीजिए। पहला है रूटिंग। रूटिंग का मतलब होता है कि शिशु के मुंह के कोने की तरफ गाल को छूने पर शिशु उद्दीपक के दिशा में सिर घुमा लेता है ताकि भोजन प्राप्त कर सके। पहला है रूटिंग। रूटिंग का मतलब होता है कि जैसे अगर बच्चे के आप गाल को छूते हैं तो वो बच्चा उसी तरफ अपने गाल को, अपने सिर को घुमा लेता है जिस तरफ से गाल को छुआ जाता है, ताकि भोजन जो है मिल सके। बच्चे को ऐसा लगता है कि हमें भोजन दिया जा रहा है, तो वह जो है उसी तरफ जो है क्या करता है, अपने सिर को घुमा लेता है। तो यह रूटिंग हो जाता है, गाल को छूने से रूटिंग होता है। ओके। दूसरा है सक्शन है, जिसमें चूसना होता है। शिशु के होठों पर जो है चूचक तथा बोतल की निप्पल वाले पर नवजात शिशु के उसे चूसने लगता है। चूसन सक्सिंग होता है। ठीक है। जैसे होता यह है कि शिशु के होठ है, मुंह है, उस पर कोई भी बोतल के निप्पल वगैरह या अंगुली लाते ही वह जो है उसे खींचने लगता है। इसका मतलब क्या है, उसे जो है सक्सिंग करने लगता है, चूसन करने लगता है। जिससे होता है, यह भी एक प्रकार का आपका रिफ्लेक्स ही होता है कि जैसे ही आप बच्चे के नज़दीक अपने अंगूठा ले जाइए या बोतल का निप्पल ले जाइए तो वह उसे खींचने लगता है, उसे चूसक करने लगता है। तो यही जो है आपके दूसरा प्रतिवर्त सक्सिंग हो जाता है। ओके। तीसरा है एक्सट्रक्शन है, बहिर्वेदन है। बहिर्वेदन का मतलब होता है एक्सट्रॉक्शन, बहिर्वेदन। बहिर्वेदन का मतलब होता है कि नवजात शिशु द्वारा निगलने से रोकने के लिए जीभ से किसी पदार्थ को बाहर की ओर धकेलना। ठीक है। बहिर्वेदन, एक्सट्रक्शन। एक्सट्रक्शन के मतलब क्या है कि अगर कोई नवजात शिशु द्वारा कुछ चीज़ें निगलता है तो उससे रोकने के लिए अपने जीभ से वह जो है उस पदार्थ को बाहर की ओर धकेलने लगता है। आप लोग देखते होइएगा कि जो बच्चे होते हैं एकदम छोटे से नवजात, उसमें अगर आप कुछ भी चीज़ें मुंह में रखिएगा तो अपने जीभ के थ्रू से बाहर फेंकने लगता है। मतलब वह जो है निगलने से रोकने के लिए जीभ का उपयोग करता है, बाहर धकेलने के लिए उस वस्तु को, उस सामान को। और यही रिफ्लेक्स होता है, यह बहिर्वेदन होता है, एक्सट्रॉक्शन रिफ्लेक्स होता है। चौथा है गुड़िया आँखें, डॉल आँखें। गुड़िया आँखें का मतलब है कि नवजात के सिर को दाएं या बाएं घुमाने पर उसकी आँख गति नहीं करती है। मतलब इसका अर्थ हुआ कि अगर बच्चे को दाएं और बाएं हम घुमाएंगे सिर को तो उसका आँखें जो है गति नहीं करता है। जबकि आप एक वयस्क में, एक बड़े बच्चे में आप इधर उधर उसके गर्दन को घुमाइएगा तो उसका आँख भी जो है गति करता है उसी साइड। ठीक है। जबकि शिशु में ऐसा नहीं होता है। शिशु में स्थिरता का विकास होने पर आंखें सिर की स्थिति के अनुसार गति करने लगती है। ये होता है कि आँखें जो होता है वो क्या होता है कि जो शिशु के आँखें होते हैं वह स्थिरता के विकास होने के कारण सिर जिस साइड जाता है डायरेक्टली जो है आँख भी उसी साइड गति करता है। आँख जो है क्या होता है, घूमता नहीं है, आँख गति नहीं करता है। जैसे नॉर्मली छोटे बच्चे की तरफ अगर दाएं साइड में आप उसके सिर को घुमा देंगे फिर भी वह सामने की तरफ जो है आराम से अपने आँख को गति करके जो है क्या करेगा, देख लेगा। लेकिन शिशु में स्थिरता का विकास होता है, इस कारण से उसका आँख गति नहीं करता है और जिस साइड उसका सिर होगा उसी साइड उसका डायरेक्ट आँख रहता है। ठीक है। तो ये गुड़िया की तरह आँखें रहता है। जिस तरह गुड़िया के गर्दन जिस साइड घुमा देंगे डॉल का उसी साइड उसका आँख भी सीधा रहता है, उसी प्रकार से बच्चे में भी ये होता है। नेक्स्ट है हथेली का पकड़, पाल्मर ग्रेप्स। पाल्मर ग्रेप्स का मतलब होता है कि नवजात शिशु की हथेली में वस्तु या अंगुली रखने पर वह कसकर पकड़ लेता है अपने हथेली से। तो ये पाल्मर ग्रेप्स है, पाल्मर ग्रेप्स है। इसमें हथेली का पकड़ होता है जिसमें नवजात शिशु अपने हथेली में कोई भी सामान को अनुभव होते ही वह कस कर पकड़ लेता है। ठीक है। आप लोग देखते भी होइएगा कि अगर बच्चे, छोटा सा नवजात शिशु है, उसमें अगर आप अपना अंगुली या कोई सामान दीजिए तो वह कस के पकड़ लेता है। मतलब क्या हुआ, तो वह एक पाल्मर ग्रेप्स होता है। हथेली का पकड़ जो है एक रिफ्लेक्स होता है। नेक्स्ट है तलवों का पकड़। तलवों का पकड़ मतलब प्लेंटर ग्रेस्प है। ठीक है। देखिए, पैरों के तलवों पर उंगलियों के पीछे दबाने पर पंजों का अंकुचन होता है। आप लोग देखते होइएगा बच्चा में, जब आप बच्चे के अंगुली में, पैर की अंगुली में भी कुछ दीजिएगा तो वह अंगुली को कस के दावे रखता है बच्चे में। ठीक है। तो यह क्या होता है, एक प्रकार का यह भी जो है प्लेंटर ग्रेप्स तलवों का पकड़ होता है, जिस प्रकार से हथेली का पकड़ होता है। नेक्स्ट है सातवां है गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। अब गर्दन का भी प्रतिवर्त होता है, तनावपूर्ण होता है। लेटे हुए शिशु के सिर को तीव्रता से एक ओर घुमाने पर उसी ओर के हाथ पैर सीधे हो जाते हैं तथा दूसरी ओर के हाथ पैर मुड़ जाते हैं। वह दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ बंध जाती है।
यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई शिशु है लेटा हुआ है और डायरेक्ट उसके सिर को हम अगर किसी साइड घुमाएंगे तो उस साइड, जिस साइड हम घुमाएंगे उस साइड का हाथ पैर सीधा हो जाता है और जो दूसरी साइड का हाथ पैर होता है वह मुड़ जाता है और दोनों हाथ जो है मुठिया बंध जाता है। तो यह गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त होता है, जिसमें गर्दन को किसी साइड घुमाने पर उसका हाथ पैर उस साइड का उसी तरफ सीधा हो जाता है, जबकि दूसरे साइड का जो हाथ पैर होता है वह मुट्ठी बंध जाता है बच्चे का। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, गर्दन तनाव प्रतिवर्त। ये हो गया मोरो प्रतिवर्त है, मोरो रिफ्लेक्स है। मोरो रिफ्लेक्स सबसे आसान है। मोरो रिफ्लेक्स होता है मोरो प्रतिवर्त। इसका मतलब होता है कि जो भी नवजात शिशु होते हैं उसके अगर पास में आप कस के आवाज़ देते हैं, जिससे होता है जिससे आवाज़ देते हैं या पास में जाकर बोलते हैं कस के, तो जो शिशु होता है वो चौंक जाता है और चौंकने से उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है और अकड़ने के साथ में उसका हाथ व पैर एक समान शरीर से दूर व सीधे हो जाते हैं। आप लोग देखते होइएगा कि बच्चे के नज़दीक जाकर अगर कस कर चिल्लाया जाए, बोला जाए आवाज़ में, तो बच्चे जो है क्या होता है एकदम से चौंकने लगता है, शरीर उसका अकड़ जाता है और उसका हाथ पैर एकदम सीधा हो जाता है दूर दूर, और दोनों हाथों पैरों के अंगूठा जो है सी आकार बना लेता है और बच्चा जोर से रोने लगता है चौंकने के बाद। तो यही मोरो प्रतिवर्त होता है जहाँ पे बच्चा चौंकता है। एंड लास्ट वाला है बेबेंस्की प्रतिवर्त। बेबेंस्की प्रतिवर्त में क्या होता है देखिए, शिशु के तलवे पर सहलाने तथा खुरचने पर शिशु पैर की उंगलियों को बाहर व ऊपर की ओर फैला लेता है। मीन्स अगर पहले ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो बाद में ऐसा ऐसा हटा हटा के फैला लेगा हाथ और पैर की उंगलियां और बाहर की तरफ फैला देगा। तो यह बेबेंस्की प्रतिवर्त होता है। अगर बच्चे के तलवे पर सहलाते हैं तो या खुरचते हैं तलवे पर, तो वह पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ कर लेता है और ऊपर की तरफ फैला लेता है। चूँकि जो नॉर्मल बच्चे में होता है वह पैर की उंगली हल्का मुड़ा हुआ होता है अंदर की तरफ, लेकिन जैसे ही उसके तलवे को सहलाएंगे तो वह ऊपर की तरफ फैला देता है। तो यह बेबेंस्की प्रतिवर्त होता है। समझ गए? क्या क्या प्रतिवर्त हम लोग पढ़े हैं? एक पढ़े हैं हम, देख लीजिए, फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं। 9 प्रतिवर्त जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला था रूटिंग प्रतिवर्त, दूसरा था चूसिंग मतलब सक्सिंग प्रतिवर्त, एक्सट्रॉक्शन बहिर्वेदन प्रतिवर्त, चौथा है गुड़िया आंखें डॉल साई, पांचवा है हथेली का पकड़ पाल्मर ग्रेस्प और तलवों की पकड़ प्लेंटर ग्रेप्स, गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, मोर्तो प्रतिवर्त मोरो रिफ्लेक्स, एंड लास्ट वाला है बेबेंस्की प्रतिवर्त मीन्स बेबेंस्की प्रतिवर्त। और सब में बता ही दिए किस में क्या होता है। तो इस प्रतिवर्त को आप 2 बार वीडियो को देखिएगा और नोट्स बनाइएगा तो आपको कंप्लीट याद हो जाएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे रखा है सभी प्रतिवर्त का, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान भाषा में दिया गया है। ओके, चलिए, अगर आप लोग को अच्छा लगता हो इस सेशन तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मोटिवेट मिले तो और बेहतर से आप लोग को मैं बता सकूँ, जो लाता रहूँगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।